Let's start solving fifth problem. Photoelectric effect support quantum nature of light because there is minimum frequency of light below which no photoelectrons are emitted. ये बिल्कुल सही है. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते हैं. यह जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इससे हमें लाइट का क्वांटम नेचर ही समझ में आता है कि लाइट का ईच क्वांटम ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नॉट ऑन इट्स इंटेंसिटी. ये भी क्वांटम नेचर को ही सपोर्ट करता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो h nu माइनस वर्क फंक्शन, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो सिर्फ लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी. कितनी इंटेंसिटी है, कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं. इवन व्हेन मेटल सरफेस इज फेंटली इल्यूमिनेटेड द फोटो इलेक्ट्रॉन लीव द सरफेस इमीडिएटली. ये भी बिल्कुल सही है कि यदि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, उससे यदि फेंट इंटेंसिटी की भी लाइट इंसिडेंट होगी तो वह इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगेंगे. इंटेंसिटी बहुत कम हो तब भी. तो ये भी क्वांटम नेचर को सपोर्ट कर रहा है. देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. ये क्वांटम नेचर सपोर्ट नहीं कर रहा है शायद. जो टाइम लैग वाली बात है, नहीं, इनफैक्ट इसको भी हम क्वांटम नेचर सपोर्टेड बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही एक फोटोन का क्वांटम इंसिडेंट हुआ वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ. क्योंकि यदि इंटेंसिटी पर डिपेंड करता तो कुछ समय तक एनर्जी एक्यूमुलेट होती और कुछ समय तक एनर्जी एक्यूमुलेट होने के बाद में फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता. मगर ऐसा नहीं होता है. जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होता है वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है. तो ये भी मैं तो कहूंगा सारे ही पॉइंट क्वांटम नेचर को सपोर्ट कर रहा है. अब 12th, the collector plate in an experiment of photoelectron is kept vertically above emitter plate. यह emitter plate है और यह कलेक्टर प्लेट. emitter प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और कलेक्टर प्लेट ऊपर है. लाइट source is put on and saturation photo current is recorded. Light source put on कर दिया गया और saturation photo current record. An electric field is switched on which has vertically downward direction. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की तरफ और भी ज्यादा फोर्स लगने लगेगा. इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑन वर्टिकली डाउनवर्ड, द फोटो करंट विल इंक्रीज. नहीं, फोटो करंट इंक्रीज नहीं होगा. फोटो करंट इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है. वो कोई इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से उनकी वेलोसिटी बढ़ गई. वो तो पर सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो तो इस लाइट की इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करेंगे. इंटेंसिटी में यदि कोई फर्क नहीं आता है तो फोटो करंट में कोई फर्क नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड से फोटो करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज. ये बिल्कुल सही है. यह इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जरूर बढ़ा देगी. ये इलेक्ट्रॉन जब सामने कलेक्टर प्लेट पर टकराएंगे तो टकराते समय इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी जरूर ज्यादा होगी. द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज. नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इनफैक्ट इट वुड इंक्रीज. इन इलेक्ट्रॉन को रोकना के लिए और भी ज्यादा रिवर्स बायसिंग में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा. द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल इंक्रीज. ये गलत है. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है. जो फोटो सेंसिटिव मेटल है उसके नेचर पर डिपेंड करता है. तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना. क्या डीपीएस 3 में और कोई डाउट? अब हम डीपीएस 4 का डिस्कशन करेंगे. इसके डाउट्स इसी समय. फोटो इलेक्ट्रिक
चलिए कॉम्प्रहेंशन वन डिस्कस करते हैं। When a photon of suitable energy incidented on a metal surface comes out with kinetic energy whose max value is given by this equation. जानते हैं बात, तो कोई नई बात नहीं बोली है, हमने थ्योरी में इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है। Phi's work function nu is energy. Let a spherical metal surface of radius, spherical metal of radius 0.09 meters is electrically isolated, is illuminated with a photon. इस पर हमने फोटोन इंसिडेंट करे having energy of 3.2 electron volt, is capable of producing photocurrent at the rate of 10 to the power minus 8 amperes or 10 to the power minus 8 coulombs per second. If work function of the metal is 1.7 electron volt, then after what time the metal will gain the potential of 1.5 volt? देखिए, सबसे पहले 1.5 वोल्ट पोटेंशियल गेन करना, इसके लिए कितना चार्ज चाहिए? एक मेटलिक सरफेस के लिए 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल, और पोटेंशियल इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q by R. This is the expression for potential. 1.5 9 into 10 to the power 9 Q by R की जगह 0.09, तो इधर से चार्ज आ गया। Q comes out to be 1.5 into 10 to the power 11 coulombs. Now, but current is charge upon time. इतना कूलम आपको चार्ज चाहिए। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। करंट हमें दे रखा है 10 to the power minus 8 कूलम पर सेकेंड, और चार्ज है 1.5 into 10 to the power 11 अपॉन टाइम। मैंने चार्ज के लिए इधर -11 लिखना था, 1.5 इंटू 10 to the power -11, तो इधर से मुझे टाइम दिखने लगा 1.5 इंटू 10 to the power -3 सेकेंड्स, यह टाइम दिखने लगा। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। After what time metal will get 3 volt? अब आप एक बात देखिए, वर्क फंक्शन फॉर मेटल इज 1.7 volt. Since work function is 1.7 volt, तो जैसे ही इस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव पोटेंशियल 1.5 वोल्ट का आ जाएगा या 1.7 वोल्ट का आ जाएगा, उसके बाद कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर एमिट हो ही नहीं सकता।
इसका 3 वोल्ट पोटेंशियल कभी भी नहीं आ सकता। पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट मैं कहूंगा नेवर। पोटेंशियल वुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1.7 वोल्ट। इससे ज्यादा पोटेंशियल एक्सीड ही नहीं कर सकता, क्योंकि 1.7 वोल्ट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इतना पोटेंशियल आ जाने के बाद वहां कोई फोटो सेंसिटाइजेशन हो ही नहीं सकता। अब फोटो इलेक्ट्रिक choose the correct potential of surface will become constant, that is 1.7 volt, and no electron will live after the potential reaches 1.7 volt. तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी तो एकदम से वहीं के वहीं कैप्चर हो जाएंगे। क्या डीपीएस 4 में और कोई डाउट? यदि ये सब कुछ हो जाता है तो डीपीएस 5 का डिस्कशन करने जो करूंगा। चलिए कॉम्प्रहेंशन आई विल डिस्कस 8th प्रॉब्लम फर्स्ट। जिस ऑर्डर में लिखे हैं इसी ऑर्डर में डिस्कस कराऊंगा। 11th, in an experiment on photoelectric effect, the emitter collector plates are placed at a separation of 10 centimeter. यह एमिटर प्लेट और यह कलेक्टर प्लेट जो फिगर बना हुआ है मैं उसको इधर ड्रॉ पहले कर देता हूं। They are placed at a separation of 10 centimeter and connected to an emitter without any cell. The magnetic field B exists parallel to the plate. मैग्नेटिक फील्ड B है जो कि इस तरह से प्लेट के पैरेलल दिख रही है, पॉइंटिंग इनटू द बोर्ड। द वर्क फंक्शन ऑफ एमिटर इज 2.36 eV and light is incidented having wavelength between 400 nanometer to 600 nanometer. Find minimum value of B for which current registered by emitter is 0. Neglect any effect of space charge. इस तरह से लाइट्स इंसिडेंटेड हैं और कोई सा भी इलेक्ट्रॉन जब एमिट होता है तो किसी फाइनाइट वेलोसिटी से एमिट होता है। फाइनाइट वेलोसिटी से एमिट हुआ इलेक्ट्रॉन यदि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी भी है, since it's emitted in magnetic field moving with some velocity in magnetic field, तो इस पर फोर्स लगेगा। उस फोर्स का डायरेक्शन समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है इट्स Q इंटू V क्रॉस V। उस फोर्स का डायरेक्शन समझने के लिए राइट हैंड थंब रूल, वेलोसिटी से फील्ड की तरफ उंगली घुमाते हैं। पॉजिटिव चार्ज होएगा तो फोर्स इस तरह से, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस तरह से। मतलब यह इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में इस तरह से जा सकता है, इस तरह से एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में जाएगा और हम कहेंगे फॉर नो करंट टू बी रजिस्टर्ड। मैं एक कंसेप्ट बताता हूं, बेसिक लॉजिक। फॉर नो करंट इन द सर्किट और फॉर एमिटर, एमिटर से कोई करंट नहीं हो, इसके लिए रेडियस मस्ट बी, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू d।
द बेसिक लॉजिक। जो रेडियस है वह d से कम होना चाहिए। यदि रेडियस d से कम हुआ तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से एमिट हो रहा है वह ठीक इधर तक पहुंच सकेगा, इसके आगे नहीं जा सकेगा, इसलिए वो इस एमिटर के थ्रू घूम नहीं सकेगा और वहां पर कोई करंट नहीं होगा। दिस इज द बेसिक लॉजिक। अब हाउ डू वी राइट दिस रेडियस? हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। मैग्नीट्यूड यदि मैं लिखूंगा तो E इंटू वी इंटू बी। हम लिमिटिंग केस में मैक्सिमम रेडियस के लिए 90 डिग्री से उसको एमिटेड मान रहे हैं। एक 9 बिल्कुल नॉर्मली जो एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है उस पर इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसल्ड, रेडियस इज mv बाय eb। अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए मैं कहूंगा mv अपॉन eb v लेस देन d। अब मैं क्या करता हूं, इस mv की वैल्यू में निकाल सकता हूं। इधर से हम अच्छी तरह से जानते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज hc by lambda minus work function, and kinetic energy is always less than equal to this. Kinetic energy is always less than equal to this, the maximum kinetic. This is Einstein equation. अब हम कहते हैं hc upon lambda minus work function, this must be given equal to half mv whole square by m, or 2m into hc by lambda minus 5 must be given equal to mv whole square, or mv must be less than equal to under root of 2m c by lambda work function. अब हम कहते हैं लिमिटिंग केस के लिए we'll have maximum value of velocity when wavelength is minimum. For minimum lambda, that is 400 nanometer, V would be large. काइनेटिक एनर्जी लार्ज होगी और उस इलेक्ट्रॉन के सामने पहुंचने की मैक्सिमम चांसेस होंगे आपको उस इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो इस जगह पर जो आप वेवलेंथ रखोगे वहां 400 नैनोमीटर रखोगे। 400 नैनोमीटर वेवलेंथ का फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होने से उसका मैक्सिमम रेडियस होगा और उस मैक्सिमम रेडियस को हमें d से कम करना। क्यों ना हम उस कंडीशन को लेकर ही चल रहे, हम इसको और भी मैथमेटिकली साउंड इसको बनाने के लिए हम तो इसको दिस इज इक्वल टू, इधर लेस देन इक्वल टू लिखने के बजाय मैं तो इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लिखता हूं।
और इसको लिखता हूं हाफ एम वी मैक्स होल स्क्वायर बाय एम, और इसको एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू कर देता हूं दिस मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम कंडीशन को मैं इधर लगा देता हूं. दिस वुड गिव मैक्सिमम रेडियस इक्वल टू एम वी मैक्स बाय ईवी, और फिर वो एम वी मैक्स की वैल्यू इधर रख देता हूं. दिस इज मैक्सिमम रेडियस 1 बाय ईवी इंटू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू hc by lambda minus 5. This is maximum radius, and this maximum radius must be less than equal to d. This maximum radius, ये जो maximum radius है ये less than equal to d हो जाना चाहिए. अब रख देता हूं 1 upon EV into 2m root of 2m into hc by minus 5. This must be less than equal to d. Solve it. mv upon e. So B must be greater than equal to 1 by ED under root of 2m into hc by lambda minus 5. B must be greater than equal to this, means this is the minimum value of B. मैं वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करके देता हूं. 1 अपॉन ई की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, डी की जगह पर 0.1 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, एच सी की जगह पर 12420 अपॉन मिनिमम लेमडा अपॉन डेट माइनस 5 की जगह पर 2.36, और फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90 और जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए. दिस मस्ट बी इक्वल टू मिनिमम बी. दिस इज इन टेस्ला. और ध्यान से देख लीजिए. And now I'll solve 9th problem. Maximum kinetic energy hc by lambda minus 5. Maximum kinetic energy is half mv max square. हाफ mv max square को इस तरह से अरेंज कर दिया तो इससे मुझको mv max मिल गया. फिर रेडियस के लिए इससे मुझे मैक्सिमम रेडियस आ गया. मैक्सिमम रेडियस के लिए मैंने यह एक्सप्रेशन लिख दिया. कोई करंट यदि नहीं चाहिए, जो मैक्सिमम रेडियस है वह डी से कम होना चाहिए. उस कंडीशन को मैंने अप्लाई कर दिया, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिया.